हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया पढ़ाई करो बेटा। ऐसा मत सोचो कि सर आपके सामने नहीं है। आप ये सोच के पढ़ो कि सर आपके सामने ही हैं, क्योंकि अगर आप ये सोच के पढ़ोगे कि सर आपके सामने हैं तो आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा वो भी अपने आप समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो हमने अब तक जो डिस्कस किया था उसमें पिछले वीडियो में हमने बेसिसिटी और एसिडिटी, बेसिसिटी ऑफ एसिड और बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा यूज ऑफ बेस। बेस के क्या क्या यूज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूज ऑफ बेस में हम सबसे फर्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे फर्स्ट जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बेटा? सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होगा NaOH। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। तो ध्यान रखना, सबसे फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला NaOH है। और इसके कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं तो इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला इसका प्रिपरेशन। जैसे अभी हमने इससे पहले H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में डिस्कस किया, उनका प्रिपरेशन डिस्कस किया, वैसे ही हम इनका भी प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दें, इसका जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन हम जिस प्रोसेस से करते हैं उसको तो हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, उनके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। बट अगर इसका प्रिपरेशन हमें करना है तो कैसे करेंगे वो सुन लीजिएगा। तो इसका प्रिपरेशन किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन, और इसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ध्यान दे क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन, अर्थात सोडियम क्लोराइड का जो एक्वा सॉल्यूशन है उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और इस सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है? इन कास्टनर केल्नर सेल, अर्थात इस प्रोसेस को हम, एक सेल है उस सेल को बोलते हैं कास्टनर केल्नर सेल, उसके अंदर करते हैं। अब ध्यान दो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। तो हम ध्यान दें, तो हम लेंगे सबसे पहले NaCl के 2 मोल, और वो भी कौन सी फॉर्म में? एक्वस, और इसको हम डिजोल्व कर देंगे वाटर के अंदर। और आपको पता है वाटर में डिजोल्व करने के बाद ये रिवर्सिबल है, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे इसका हम। क्या करेंगे बेटा? इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ से हमें एक तो ऑब्टेन होगा 2NaOH, एक ऑब्टेन होगा H2 और एक ऑब्टेन होगा Cl2। आप देखो H2 भी हमें यहाँ गैस फॉर्म में होगा, Cl2 गैस फॉर्म में होगा, और आपका NaOH एक्वस फॉर्म में ऑब्टेन होगा। ध्यान दें, इस रिएक्शन के अंदर H2 और Cl2 जो होता है बेटा वो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होता है, अर्थात इसका मेन प्रोडक्ट ये नहीं है। इसमें जो मेन प्रोडक्ट होता है, अर्थात इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट तो NaCl होता है, बट H2 और Cl2 भी यहाँ प्रोड्यूस होता है और वो बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है। अब सुने आप लोग कैसे होता है रिएक्शन। तो इसको मैं एक आपके डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिएगा, मैं इसमें डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। ये हमने आपका सेल बनाया है, कौन सा सेल? कास्टनर केल्नर सेल बनाया है बेटा। तो ध्यान दे, ये हमारा कास्टनर केल्नर सेल है, और इस कास्टनर केल्नर सेल के अंदर हम यहाँ पर ब्राइन सॉल्यूशन अर्थात एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को भर देंगे इसके अंदर। तो आपका ये सेल बना दिया हमने बेटा, और इस सेल के अंदर हम क्या भरेंगे? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखो ये सेल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रोड भी हम लगाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोड लगा दिए मैंने, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड आपका ये है। तो ये 2 इलेक्ट्रोड मैंने लगा दिए, ये इलेक्ट्रोड है। आप ध्यान दें, इन इलेक्ट्रोड्स को हम यहाँ से जो भी बैटरी है उससे जोड़ देंगे। अब आप सुने, ये जो है इसको हमने
पॉजिटिव माना है। क्या माना है बेटा? इसको हमने पॉजिटिव, और इसको हमने क्या माना है? नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एनोड, और ये नेगेटिव है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड। तो ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको हम एनोड बोलेंगे, और अगर ये नेगेटिव है तो इसको हम कैथोड बोलेंगे। अब ध्यान दें, इसका जो ये एनोड है, ये वाला, ये एनोड बना होता है बेटा कार्बन का। किसका बना होता है? कार्बन का। और इसका जो कैथोड होता है बेटा, वो बना होता है मरकरी का। किसका बना होता है? मरकरी का। तो ये मरकरी मेटल का बना हुआ है, और ये आपके कार्बन का बना हुआ है। जैसे ही इस इलेक्ट्रोड को रखकर हम इसमें क्या करेंगे? करंट का फ्लो करेंगे। तो करंट का फ्लो करने से आपका जो एक्वस सॉल्यूशन है, अर्थात आपका जो ब्राइन सॉल्यूशन है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और वो ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होकर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पर तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इस वाले सेल के पास में क्लोरीन आकर कलेक्ट हो जाएगा, और जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट है उस पर कौन आकर डिपॉजिट हो जाएगा? Na+ आकर डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो कैथोड है, इस कैथोड पर सोडियम मरकरी के साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? सोडियम कंबाइन विद मरकरी एंड फॉर्म सोडियम Hg। और बेटा सोडियम Hg को क्या बोलते हैं? सोडियम अमलगम। क्या बोलेंगे इसको हम? सोडियम अमलगम का फॉर्मेशन करता है। अब आगे देखिएगा, अब आप देखो यहाँ पर Cl है, यहाँ Na है, तो आपका जो ये एनोड है, इस एनोड पर Cl है, तो यहाँ पर क्या होगा? Cl2 गैस का एवलेटेड होगी, अर्थात यहाँ पर आपकी जो CO2 गैस है उसका निष्कासन होगा, और आपका जो ये एनोड है इस पर H2 गैस जो है वो एवलेटेड होगी, अर्थात आपके कैथोड पर H2 गैस और आपके एनोड पर CO2 गैस रिलीज होती है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये पूरा प्रोसेस किस टाइप से होता है। तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसको रिएक्शन वाइज, अर्थात केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन के वाइज इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिएगा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट हमने क्या कहा था? ब्राइन सॉल्यूशन। तो हमने लिया है ब्राइन सॉल्यूशन, और ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, अर्थात हम NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो Na+ और Cl- में डिसोशिएट हो जाएगा। अब आप देखो, Na+ Cl- में डिसोशिएट हो जाएगा, Cl किस पे जाएगा? एनोड पर। तो सबसे पहला रिएक्शन होगा एट एनोड, एनोड पर रिएक्शन होगा, और जो एनोड पर रिएक्शन होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसका सेंस, इसके बारे में हम आगे के टॉपिक में डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी तो मैं इतना सा समझा दूं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ही क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो बताओ एनोड पर कौन जा रहा है? Cl। तो देखिएगा Cl-, ये Cl- क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, और यहाँ से जैसे Cl- इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा तो ये बन जाएगा Cl2 गैस की फॉर्म में, अर्थात एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्लोरीन का। तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन। यहाँ पर आपके जो क्लोराइड आयन है, उस क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हुआ है, और आपका जो क्लोराइड आयन है वो Cl2 गैस में कन्वर्ट हो गया। अब आता है नंबर 8, कैथोड। तो बताओ अब कैथोड पर क्या होगा? तो आपके कैथोड पर कौन है? सोडियम। तो आपके जो कैथोड है उस पर ये Na+ है, वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और बेटा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो बताओ रिडक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई? रिडक्शन की डेफिनेशन हो गई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया रिडक्शन। तो बताओ इस इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है इसमें क्लोरीन का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और बताओ सोडियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो सोडियम का रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सोडियम एक Na+ को लेकर Na का फॉर्मेशन कर लेता है। और आपको पता है आपका जो कैथोड है वो किसका बना हुआ है? मरकरी का।
तो यहाँ पर मरकरी होगी और मरकरी इसके साथ रिएक्शन करके बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा सोडियम अमलगम का। बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, सोडियम अमलगम का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो सोडियम अमलगम बना है इस पर हम वाटर डिजोल्व करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NaOH में, सोडियम NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा, मरकरी अलग हो जाएगा और आपका H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो जाएगा। अब अगर इसको हम बैलेंस वाइज रिएक्शन में लिखना चाहे तो इसकी बैलेंस रिएक्शन देखिएगा, 2NaHG, अर्थात हम 2 मोल सोडियम अमलगम लेंगे और 2 मोल जो सोडियम अमलगम है उसके अंदर हम 2 मोल ही वाटर लेंगे। अब आप बताओ 2 मोल सोडियम अमलगम है, 2 मोल वाटर है, जब इसकी रिएक्शन होगी तो बताओ किसका फॉर्मेशन होगा। तो जब यहाँ से रिएक्शन होगी तो बनेगा एक तो 2NaOH अर्थात 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में बनेगा 2Hg और साथ में क्या बनेगा बताओ 2H2 अर्थात 2 मोल हाइड्रोजन गैस और आपका 2 मोल मरकरी और साथ में आपका 2 मोल क्या बन जाएगा NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 होगा क्योंकि आप बैलेंस में देखो 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मोल नहीं, ओनली 1 मोल का ही फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके आगे के पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अभी हमने यहाँ पर इसको केमिकल रिएक्शन के रूप में डिस्कस किया था। अब यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन लाइक पॉइंट है वो है सबसे पहला पॉइंट एट एनोड। बताइएगा एनोड पर क्या हुआ। तो ये एनोड है तो एट एनोड, एनोड पर हम लिखेंगे CO2 गैस एवोल्यूटेड, अर्थात एनोड पर कौन सी गैस का फॉर्मेशन होता है तो आपके एनोड पर CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। नंबर 2 आता है एट कैथोड। बताओ कैथोड पर क्या हुआ, एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पर रिडक्शन हुआ, तो बताओ कैथोड पर कौन सी गैस का एवोल्यूशन हुआ, H2 गैस का एवोलेटेड हुई। तो आपके जो एनोड है उस पर आपके जो कैथोड है उस पर हाइड्रोजन गैस एवोलेटेड होती है और नियर कैथोड, आपका जो कैथोड है उसके नियर कैथोड NaOH फॉर्मिड, आपका जो कैथोड है उसके नियर या उसके पास में NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि बताओ एनोड पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होगा रिडक्शन, एनोड पर कौन सी गैस होगी Cl2, बताओ कैथोड पर कौन सी गैस होगी H2 और NaOH का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा नियर कैथोड के पास में। अब सुने नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमने कहा था इस प्रोसेस को अर्थात हम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। बताइएगा इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं। तो एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन भी कर सकता है कि बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किस मेथड से किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, तो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, क्लोर फॉर क्लोरीन और एल्कली फॉर क्या हो गया NaOH, अर्थात इस प्रोसेस में क्लोरीन और NaOH का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। तो बताओ क्या लिखो आगे के लिए पॉइंट, तो बिकॉज प्रोडक्ट्स फॉर्मेड क्लोर फॉर क्लोरीन, अर्थात क्लोर से क्या बनेगा क्लोरीन एंड एल्कली फॉर NaOH। तो ध्यान दें इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लोर मतलब क्लोरीन का और एल्कली का मतलब क्या होगा NaOH। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करें
तो आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो वाइट क्रिस्टलाइन डेलिक्यूसेंट सॉलिड होता है। तो सबसे पहला है वाइट और क्रिस्टलाइन, डेलिक्यूसेंट सॉलिड होता है। तो ध्यान दें, आपका NaOH जो है वाइट क्रिस्टलाइन और डेलिक्यूसेंट सॉलिड होता है। किसको बोलते हैं डेलिक्यूसेंट्स? डेलिक्यूसेंट्स का मतलब होता है प्रस्वेदन। ध्यान दें, प्रस्वेदन का मतलब होता है कि अगर हम इसको खुला छोड़ देंगे, आपको पता है अगर इसको हम, जैसे नमक है, नमक को हम खुला छोड़ते हैं आपके बरसात के टाइम पे तो नमक गीला हो जाता है, वैसे ये डेलिक्यूसेंट है, अर्थात ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। नंबर 2, आपको पता है NaOH को जब हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो यहाँ से सॉल्यूशन बनेगा, अर्थात ये सोलेबल भी है, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन आपका होगा एल्केलाइन सॉल्यूशन। क्या होगा? एल्केलाइन सॉल्यूशन, अर्थात हम ये बोलेंगे ये सोलेबल इन वाटर। तो ध्यान दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो वाटर में सोलेबल होता है और एल्केलाइन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। अब आता है नंबर 3। हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम साबुन बनाते हैं, सोप। तो इसको जब हम टच करते हैं तो ये साबुन के जैसा चिकना होता है, सोपी लाइक होता है, चिकना मतलब साबुन जैसा चिकना सा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज सोपी इन टच, अर्थात जब इसको हम टच करते हैं तो टच करने पर ये हमें साबुन जैसा लसलसा या चिपचिपा, सोपी इन टच का मतलब हो गया कि चिपचिपा, लसलसा सा हमें ये लसलसा सा महसूस होता है। अब आता है नंबर 4 पॉइंट। अगर नंबर 4 में हम बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग कोरेसिव है, अर्थात जिस तरह से H2SO4 हमारे अगर स्किन पर डलता है तो स्किन को बर्न कर देता है, जला देता है, वैसे ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोरेसिव है स्किन के लिए। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्ट्रॉन्ग कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन, अर्थात स्किन पर इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। नेक्स्ट नंबर 5। अगर नंबर 5 पॉइंट की मैं बात करूं तो नंबर 5 पॉइंट हो जाएगा क्रिस्टल्स ऑफ NaOH, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं? अभी हमने कहा था डेलिक्यूसेंट्स होते हैं। डेलिक्यूसेंट्स का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, अर्थात हमारे जो इन्वायरमेंटल में या एयर में जो मॉइस्चर होती है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। आता है नंबर 6। नंबर 6 यह है कि अगर इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लॉन्ग टाइम तक खुला रखेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में जो CO2 गैस है उस CO2 गैस को ये एब्जॉर्ब करके Na2CO3 और वाटर का फॉर्मेशन करता है, अर्थात इसको प्रोलॉन्ग एक्सपोज करने पर, अर्थात इसको बहुत लंबे समय तक अगर हम खुला रखेंगे तो इन्वायरमेंटल CO2 को एब्जॉर्ब करके सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर NaOH एब्जॉर्ब CO2 गैस एंड फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। इसी के साथ आपके ये प्रॉपर्टी ऑफ NaOH भी कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यूज ऑफ NaOH के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेज क्या है। तो ध्यान दे बेटा, यूज ऑफ NaOH के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट यूज ये है कि NaOH हमेशा सोप और डिटर्जेंट में यूज होता है।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ सोप डिटर्जेंट्स पेपर एंड आर्टिफिशियल सिल्क, और इस आर्टिफिशियल सिल्क को हम क्या बोलते हैं? रेयॉन। तो ध्यान दें, तो इसके द्वारा सोप, डिटर्जेंट, पेपर और आर्टिफिशियल सिल्क अर्थात रेयॉन का फॉर्मेशन किया जाता है। नंबर 2, अगर नंबर 2 में हम बात करें तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ध्यान दें, H2SO4 जो है उसको भी हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज करते हैं, और इसका यूज भी हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग में करते हैं। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 में अगर हम बात करें तो नंबर 3 में आएगा बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट मतलब Al2O3, इसको बॉक्साइट बोलते हैं बेटा। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन करने के काम आता है। और बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट है ऑर्स ऑफ एल्यूमिनियम। हमने पहले भी कहा था ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, अर्थात एल्यूमिनियम को बनाने का जो सबसे मेन जो बेसिक पार्ट है वो क्या है? बॉक्साइट। उसके प्यूरिफिकेशन में भी इसको यूज करते हैं। अब आता है नंबर 4। अगर नंबर 4 में मैं बात करूं तो नंबर 4 हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ प्योर ऑयल्स एंड फैट्स, अर्थात प्योर ऑयल और फैट के फॉर्मेशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। नंबर 5 अगर हम बात करें तो अभी हमने कहा था ये सोप डिटर्जेंट बनाने के यूज होता है, तो इसको यूज हम क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी करते हैं। क्लीनिंग एजेंट फॉर मशीन्स एंड मेटल सरफेस और जो मशीन है अर्थात मेटल सरफेस क्या? मेटल शीट और जो मशीन है उनको साफ करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अब देखिएगा यहाँ से एक नोट क्या है? नोट यह है इन क्लोर एल्कली प्रोसेस। आपका जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है, इस क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर H2 एंड Cl2 प्रोड्यूस इन बाई प्रोडक्ट फॉर्म। ध्यान रखना, आपका जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है, इस क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर आपका जो क्लोरीन है और हाइड्रोजन है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होते हैं। इनसे भी अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ आपका ये NaOH जो है उसका प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी और उसका यूज वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से क्लोर एल्कली प्रोसेस में ऑब्टेन H2 और Cl2 के यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने लास्ट पढ़ा बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। तो अब हम यहाँ से इसमें सेकंड डिस्कस करेंगे यूज ऑफ क्लोरीन गैस, अर्थात जो क्लोरीन गैस है उसका यूज क्या क्या है। तो सुने आप, अभी हमने कहा था क्लोरीन जो गैस है, तो क्लोरीन गैस को हम यूज करते हैं आपके जो स्विमिंग पूल आता है, आप लोगों ने देखा होगा स्विमिंग पूल जिसमें हम नहाते हैं, उस स्विमिंग पूल में जो पानी होता है उस पानी के प्यूरिफिकेशन के लिए, अर्थात स्विमिंग पूल का जो पानी है उसके प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्लोरीन गैस को यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, बैक्टीरिया और आपके जितने भी जर्म्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको डिस्टोर करता है, अर्थात उनको किल करने का काम करता है। तो इसका सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन यही है कि जो स्विमिंग पूल आता है उस स्विमिंग पूल के पानी को साफ करने में यूज किया जाता है। तो पहला हो जाएगा इसका यूज एज जर्मीसाइड। जानते हो जर्मीसाइड मतलब छोटे छोटे जर्म को मारने वाला। एंड डिसइंफेक्टेंट,
डिसइंफेक्टेंट भी आपका क्या होता है, जैसे मैं बता दूं डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक दो टर्म्स है, क्या डिफरेंस है। एंटीसेप्टिक तो आप सब समझते हो, हमारी बॉडी के ऊपर हम जो बोरोलिन ये यूज करते हैं वो एंटीसेप्टिक है, बट जो फिनाइल आता है टॉयलेट में जिसको यूज किया जाता है वो डिसइंफेक्टेंट है, अर्थात ये बैक्टीरिया को किल करता है, बट हम इसको लिविंग बॉडी पर यूज नहीं करते। तो यूज एज जर्मीसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर इन स्विमिंग पूल। तो ध्यान रखना, आपके स्विमिंग पूल का जो वाटर होता है उसको जर्मीसाइड और डिसइंफेक्टेंट द्वारा स्टरलाइज करने में इसको हम यूज करते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है वो भी ध्यान दे, इट किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर, और जो वाटर है उसके अंदर जो आपके जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं उनको भी ये किल करने का काम करता है, अर्थात क्लीनिंग ऑफ वाटर को क्लीनिंग करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अब आता है नंबर 2। अगर नंबर 2 की मैं बात करूं तो बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग में। इसके द्वारा हम पेस्टिसाइड्स, आपके जितने भी कीड़ों को मारने के लिए अपन खेती के अंदर मतलब कोई फसल करते हैं और फसल में कीड़े लग जाते हैं तो उन कीड़ों को मारने के लिए हम जिस मतलब जो अभी आपकी मेडिसिन यूज करते हैं उनके प्रिपरेशन में भी हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा इसके प्रिपरेशन से हम ब्लीचिंग पाउडर भी बनाते हैं। इससे हम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सब जानते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो क्या करती है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन के अंदर कूलिंग पैदा करने का काम करती है। इससे हम क्लोरोफॉर्म, सुना आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म, नहीं सुना मैं बता दूं कि जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं अर्थात जब किसी भी का ऑपरेशन किया जाता है तो उसको क्लोरोफॉर्म से सुंघाकर बेहोश किया जाता है, तो इसको हम एनास्थेटिक के रूप में भी यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ से इससे क्या क्या बनाया जाता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड में आपका आ जाएगा मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड्स। ध्यान रखना, इसके द्वारा हम पेस्टिसाइड्स बनाते हैं जो कीड़ों को मारने के लिए यूज होता है। नंबर 3 में अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चर ऑफ PVC। बताओ क्या होती है फुल फॉर्म PVC की? पॉली वाइनल क्लोराइड, ये इसकी फुल फॉर्म है। और आपको पता है PVC में आपके जनरली पाइप्स, बकेट, ये सब इसी के बनाए जाते हैं। तो जो पाइप और बकेट्स होती है वो PVC पॉली वाइनिल क्लोराइड जो है उससे बनाए जाते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ PVC है, और PVC के अलावा यहाँ पर मैं बात करूँ तो CFC फुल फॉर्म बोलो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ध्यान रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसके द्वारा PVC का फॉर्मेशन किया जाता है, इसके द्वारा CFC का फॉर्मेशन किया जाता है। CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब बताओ CFC को कहाँ काम में लेते हैं? अभी हमने कहा था फ्रिज और रेफ्रिजरेटर में इसको हम यूज करते हैं। तो आगे लिखा जाएगा यूज इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर। अब आता है नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 4 में मैं बात करूँ तो वही वापस नंबर 4 में मैन्युफैक्चर ऑफ CHCl3, अर्थात इसके द्वारा क्लोरोफॉर्म, CHCl3 को बोलते हैं बेटा क्या? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और अभी हमने कहा था क्लोरोफॉर्म को हम कहाँ यूज करेंगे? किसी को बेहोश करने के लिए। तो आपने देखा होगा बैंक लोग जो बैंक लूटते हैं या कोई भी जो डकैती वाले होते हैं उसमें बेहोश करने का काम तो इस क्लोरोफॉर्म से ही किया जाता है। ऑपरेशन के अंदर भी इसी को हम यूज करते हैं। तो बताओ किसके अंदर यूज होगा ये? तो यूज इन एनास्थेटिक, तो इसको हम एनास्थेटिक के रूप में यूज करते हैं।
अगला आता है नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 में अगर मैं बात करूं तो नंबर 5 में भी आपका हो जाएगा क्या, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। तो CaOCl2। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में तो हम आगे के वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और ये ब्लीचिंग पाउडर है तो बताओ ये किसके काम आता है? तो ब्लीच करने के काम में इसको हम लेते हैं। अर्थात ये आपकी जो कॉटन है या जो आपके कपड़े हैं उनको ब्लीच करने के लिए यूज होता है। तो हम लिखेंगे यूज ब्लीचिंग वुड पल्प and bleaching cotton and टेक्सटाइल्स। अर्थात इसके द्वारा टेक्सटाइल बोले तो कपड़े, ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीच करना, और वुड पल्प अर्थात लकड़ियों तक को भी इसको ब्लीच करने के लिए हम यूज करते हैं। बेटा ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? तो सिंपल भाषा में मैं बता दूं, ब्लीचिंग का अर्थ होता है रंग उड़ाना। आपका जो भी कलर्ड मटेरियल है उस कलर्ड मटेरियल के रंग को उड़ा देना, यही क्या कहलाता है? ब्लीच कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा बालों को भी हम ब्लीच करा लेते हैं तो बालों का जो ब्लैक कलर है वो बिल्कुल कलर डिफरेंट हो जाता है, तो वही चीज़ क्या कहलाएगी? आपका ब्लीचिंग कहलाएगा। तो इसको हम ब्लीचिंग के रूप में भी यूज करते हैं। नंबर 6, अगर नंबर 6 में मैं बात करूं तो नंबर 6 आज आप होगा मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और आपको मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में इसका एप्लीकेशन पहले ही बता दिया था। तो इसके द्वारा मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी किया जाता है। तो ध्यान दें कितना इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड, मैन्युफैक्चर ऑफ PVC, CFC जो एयर कंडीशन में यूज होती है, क्लोरोफॉर्म, ब्लीचिंग पाउडर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसकी नेक्स्ट यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 7, प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेज। अर्थात जो क्लोरीन है उसके द्वारा बहुत सारी गैसें बनती है, और जो भी गैसें बनेगी सारी पॉइजनस इन नेचर है, अर्थात जहरीली होती है। जिनमें से देखो सबसे फर्स्ट है COCl2। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं फास्जीन गैस, बहुत जहरीली है फास्जीन गैस। दूसरा आपका आता है यहाँ से आप मस्टर्ड गैस, अर्थात सल्फर CH2CH2Cl CH2CH2Cl, इसको बोलते हैं बेटा मस्टर्ड गैस, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज हुआ था, अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो अपना जो पहला विश्व युद्ध हुआ था इसके अंदर भी इस गैस को हमने यूज किया था। और नंबर 3 हो जाएगा आपका टीयर गैस। अब आप देखो कभी भी कोई दंगे हो जाते हैं तो पुलिस वालों के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, तो क्लोरीन को ही हम आंसू गैस के रूप में यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हो गया आपका टीयर गैस, और टीयर गैस का फॉर्मूला हो जाएगा CCl3NO2, जिसको हम क्लोरोपिक्रिक भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना क्लोरीन के द्वारा बहुत सारी पॉइजनस गैसों का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ आपका ये यूज ऑफ क्लोरीन गैस कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 3। बताओ नंबर 3 में क्या आएगा? यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हम हाइड्रोजन गैस के यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बताओ हाइड्रोजन गैस को हम किस तरह से यूज करते हैं? तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस का सबसे ज़्यादा यूज मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है हेबर प्रोसेस से, और वो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज होता है। तो ध्यान दें इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज है, क्या है सबसे इम्पोर्टेंट यूज? मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस। ध्यान रखना मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस, और अमोनिया गैस का मैन्युफैक्चर जिस प्रोसेस से किया जाता है उसको बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम हेबर प्रोसेस बोलते हैं। और वो किसके काम आता है? तो आता है यूज एज
फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज होता है। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 में अगर हम डिस्कस करें तो इसको हम बहुत सारे केमिकल्स के फॉर्मेशन में भी यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी केमिकल्स। इसके द्वारा बहुत सारे केमिकल्स का भी फॉर्मेशन होता है। जैसे कौन कौन से केमिकल है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मेथेनॉल है। नेक्स्ट नंबर 3 में बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है नंबर 3। नंबर 3 में आपका आ जाएगा मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस। बेटा ध्यान रखना, वाटर गैस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वाटर गैस, इसको हम सिन गैस भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम सिंथेटिक गैस भी बोलते हैं, सभी इसी के नाम हैं। तो ध्यान रखना, मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस, सिन गैस और सिंथेटिक गैस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CO+H2, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का कॉम्बिनेशन। तो ध्यान रखना, CO किसको बोलते हैं? तो CO बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और H2 किसको बोलेंगे? हाइड्रोजन को। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे वाटर गैस, सिन गैस या सिंथेटिक गैस भी हम बोलते हैं। अब आ जाइएगा नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 4। तो देखिएगा नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 4 में मैं बात करूं तो यहाँ पर हो जाएगा मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल हाइड्राइड, अर्थात बेटा इसके द्वारा मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन भी किया जाता है। मेटल हाइड्राइड से मतलब है मेटल के साथ हाइड्राइड। जैसे आपने पढ़ा होगा ZnH2, जैसे NaH, ये मेटल हाइड्राइड है, उनका फॉर्मेशन भी इसी के वाया किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 5। अगर एप्लीकेशन नंबर 5 की मैं बात करूं तो हमें पता है इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? रॉकेट फ्यूल। आपको पता है जो रॉकेट होते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जैसे ये रॉकेट है, इन रॉकेट का जो पीछे का इसका इंजन है, इस इंजन के अंदर हम फ्यूल भरते हैं। क्या भरते हैं? फ्यूल। और इस फ्यूल के अंदर हमेशा मोस्टली हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं लिक्विफाई में। हालांकि ये गैस है बट इसको हम लिक्विफाई करते हैं और लिक्विफाई करके यूज करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा बेटर ये फ्यूल के रूप में यूज होता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा इसका यूज एज रॉकेट फ्यूल। इन लिक्विफाइड फॉर्म। तो ध्यान रखना, इसका यूज हम रॉकेट फ्यूल के रूप में भी करते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम इसके 6 नंबर के एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन नंबर जो 6 है वो सबसे इम्पोर्टेंट है हाइड्रोजन के लिए, कि इसको हम रिडक्शन, और रिडक्शन बोले तो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। क्योंकि बेटा रिडक्शन का सेंस ही यही होता है, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐड करना ही क्या कहलाता है बेटा? रिडक्शन कहलाता है। तो इसको रिडक्शन या हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस हम यूज करते हैं। तो इसमें हम जो लिखेंगे वो है सबसे मेन यूज इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ एडिबल ऑयल्स, अर्थात वो ऑयल जिनको हम खाते हैं उनके हाइड्रोजिनेशन में। अर्थात सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो अपना जो डालडा घी आता है, वनस्पति घी, जैसे डालडा, स्कूटर, ये जो है उनके फॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कच्चा मतलब नकली घी, तो नकली घी यही है जो कि तेल से बनाया जाता है। तो कैसे बनाते हैं वो देखिएगा। तेल जो होता है वो होता है पॉली अनसैचुरेटेड। ध्यान रखना, तेल क्या होता है? तेल होता है पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स होता है, जिसको हम सब्जियों में डालकर खाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे एक तो सोयाबीन का है, सोयाबीन है, और एक है कॉटन सीड।
सोयाबीन और कॉटन सीड ये ऑयल है, और आपको पता है ये कौन सी फॉर्म में होते हैं बेटा, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब इनका क्या किया जाएगा, एड H2 गैस अर्थात हाइड्रोजीनेशन किया जाएगा, अर्थात इनमें हाइड्रोजन ऐड की जाएगी, और जैसे इनमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे ये जो है आपके वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वनस्पति घी क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज है किसके अंदर, कि आपका जो तेल है उस तेल को घी में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपका जो तेल है उसको घी में कन्वर्ट करता है। नंबर 7 एप्लीकेशन, नंबर 7 एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो इसके अलावा ये आपकी जितने भी हेवी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं जो हेवी मेटल के हैं, जैसे लेड है, मरकरी है, ये हेवी मेटल ऑक्साइड होते हैं, इनका भी ये रिडक्शन कर देता है, इनका ये रिडक्शन करता है और इनको किस में कन्वर्ट कर देता है, मेटल में। इसी वजह से इसको हम मेटलर्जिकल प्रोसेस में भी यूज करते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट यूज है वो है मेटलर्जिकल प्रोसेस, अर्थात इसको हम मेटलर्जिकल प्रोसेस अर्थात जो मेटल बनाने के प्यूरिफिकेशन के मेथड है, क्योंकि आपको पता है जब हम अर्थ को खोदते हैं तो वहाँ पर जो मेटल है वो डायरेक्ट नहीं मिलती है हमें, वो इम्प्योर फॉर्म में मिलती है, बाद में इसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उनके अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। अब आ जाएगा नंबर 8 एप्लीकेशन। नंबर 8 एप्लीकेशन में अभी हमने कहा था कि इसको हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, तो आजकल इसके द्वारा मतलब हाइड्रोजन गैस का एक सेल आता है, उसको बोलते हैं फ्यूल सेल। क्या बोलते हैं बेटा, इसको फ्यूल सेल होता है, जिसमें वही एनोड कैथोड सब कुछ है, और इसके अंदर लिक्विड फॉर्म नहीं होता, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भरी होती है, तो ये फ्यूल सेल में भी यूज होता है, और फ्यूल सेल के द्वारा इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। बताओ कौन सी एनर्जी बनाई जाती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया, H2 इज यूज इन फ्यूल सेल्स। इसको फ्यूल सेल्स में भी यूज करते हैं, किसके लिए, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अर्थात एक फ्यूल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अब आता है नंबर 9 बेटा, इसको हम फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका हाइड्रोजन जो होता है इसको हम फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपके जितने भी फ्यूल के सोर्स है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब क्या है, लिमिटेड है, एक समय के बाद में सब आपके नष्ट हो जाएंगे, और आप देखो इन सब से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होता है। तो इनका हम यूज तो कर रहे हैं, बट इसका हमें डिसएडवांटेज भी है, हमारा जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। बट हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जो नॉन पोल्यूटेड है, अर्थात इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। तो बताओ कितना बढ़िया यूज होगा, क्योंकि इससे कोई पोल्यूशन नहीं है। और दूसरी बात कि इसकी जो कैपेसिटी है बर्न मतलब एनर्जी देने की, वो सभी फ्यूल में बेटर फ्यूल है। दूसरी बात, ये आपके यूनिवर्सल में बहुत अमाउंट के अंदर है, तो कभी ख़त्म भी नहीं होगा, इसलिए इस हाइड्रोजन को हम फ्यूचर फ्यूल भी बोलते हैं, जो नॉन पोल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा कम मतलब कम अमाउंट के साथ में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड भी कराता है। तो हम लिखेंगे फ्यूचर फ्यूल। फ्यूचर फ्यूल का मतलब क्या हुआ, H2 डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉल्यूशन, अर्थात H2 के द्वारा कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, एंड रिलीज ग्रेटर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल। तो ध्यान रखना, ये आपका नॉन पोल्यूटेड है, और इससे जो एनर्जी आएगी पर यूनिट मास में वो भी बहुत ज़्यादा होगी। इसी के साथ आपके ये यूज ऑफ हाइड्रोजन का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट अगर हम 3 नंबर की बात करें तो हमें पता है कि क्लोर एल्कली जो प्रोसेस है उसमें NaOH, Cl2 और H2 ऑब्टेन होता है। इनसे मिलाकर तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और NaOH और Cl2
इन दोनों के मिलने से NaOCl बनता है। इसको बोलते हैं बेटा सोडियम हाइपोक्लोराइट। और ये आपके एक ब्लीच है। क्या है ये? ब्लीच। और वो भी कौन सा ब्लीच है बेटा? लिक्विड ब्लीच है। और अभी हमने कहा था ब्लीचिंग एजेंट कौन सा होता है? जो ब्लीच करना, ब्लीच का मतलब होता है रंग को उड़ाना, तो ये रंग को उड़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसी के साथ आपका ये हमने जो पहला पॉइंट था NaOH और NaOH का क्लोर एल्कलाइल प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।